वेलकम टू आउट ऑफ बॉक्स चैनल। तो आज हम जो लेसन पढ़ेंगे वह है हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है अर्ली ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ट्रेड इज कंसिडर एशियंट एज मैनकाइंड हैज ऑलवेज ट्रेड इन व्हाट दे हैड इन abundance और व्हाट दे कुड नॉट प्रोड्यूस। मतलब इसका मतलब क्या है कि ट्रेड जो है वो पुराने जमाने से, जब मैनकाइंड मतलब जब इंसान के सोच बदलने लगी थी, जैसे वो अच्छे अच्छे टूल्स बनाने लगे, बाद में उनको थोड़ी अ, होशियार होने लगे। ओके, तो तब से ट्रेड ये चल रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ट्रेड इज कंसिडर एंशिएंट एज मैनकाइंड। ओके, है वो क्या एक्सचेंज करते थे? जो भी उनके पास ज्यादा होते थे, एबंडन मतलब जो भी चीज उनके पास ज्यादा रहती थी वो एक्सचेंज करते थे एक दूसरे से, और जो उनके पास नहीं है वो लेते थे देकर। ओके, the trading activity is going through the ancient period. Trading relationship existed since the ancient Greek and Roman civilization. तो ट्रेडिंग रिलेशनशिप मतलब दूसरों देशों के साथ उनका व्यापार के मतलब एक्सचेंज करते थे गुड्स। तो एंशियंट ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन यह भी जमाने हैं, मतलब इंडस सिविलाइजेशन मतलब जब इंडिया जब तैयार हो रहा था, तो उस जमाने से। तो ऐसे ग्रीक जब तैयार हो रहा था और रोम जब वहां पर तैयार हुआ था, तब से ये चालू है, ऐसा बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर थोड़े मैप दिखाए हैं, मैंने मैप्स डाले हुए हैं, तो आप शहर भी देख सकते हैं और जो देश बताए गए हैं वो भी देख सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर रोमन एम्पायर है पहला जो है वो, और यहाँ पर जो दिखाया ये ग्रीस है। ओके, तो बाद में देखेंगे। So, the evidence of the trading activity between the East and the West has been proved by the Roman coins. Okay, so क्या बोल रहा है कि अभी लोगों को पता कैसे चला कि बाबा ये व्यापार धंधा चलता था उस जमाने में? तो उनको क्या हुआ, एक्सकेवेशन जब कर रहे थे, एविडेंस कैसे मिला उनको? जब वो जमीन खोद रहे थे, तब उनको रोमन सिविलाइजेशन के कॉइन्स मिले। मतलब रोमन सिविलाइजेशन जब था उस टाइम पे जो कॉइन चल रहे थे, अभी जैसे रुपए चल रहे हैं वैसे उस जमाने में उनका कॉइन चलता था। तो वो कॉइन उस जमाने के खोदते हुए यहाँ पर मिल गए। तो उनको पता चला कि बाबा रोमन सिविलाइजेशन और एंशियंट सिविलाइजेशन से तब से ये ट्रेडिंग चल रहा है करके, तो एविडेंस मिले थे उनको। तो विच हैव बीन फाउंड एक्सकेवेटिंग, एक्सकेवेटिंग मतलब ढूंढने से उनको मिला, खोदने से मिला, नहीं तो किधर भी उनको पड़ा हुआ मिला, ऐसा करके। तो एक्सकेवेशन मतलब वो जांच कर रहे थे तब उनको मिला। इन डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, तो इंडिया में भी मिले थे उनको। ओके, इवन एज अर्ली एज इंडस सिविलाइजेशन। तो जैसे मैंने बोला, जब इंडिया का सिविलाइजेशन हो रहा था, नहीं तो उसके पहले, तब से यहाँ पर कॉइन मिलने के उनको मिले थे। ओके, सो इंडिया फॉर्मेशन ओके ऑफ ट्रेडिंग बिटवीन इंडिया एंड मेसोपोटामिया हैव बीन रिकॉर्डेड। तो किसके वहां पर व्यापार धंधा होता था इंडिया और किसके बीच में? तो इंडिया और मेसोपोटामिया करके वहां पर रिकॉर्डेड है। तो यहाँ पर मैप पे दिखाया है, देखो ये मेसोपोटामिया है और ये इंडिया है, तो ये दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है, गुड्स का होता था उस टाइम पे। सो इन द मेडुअल एजिस, अभी मेडुअल एजिस मतलब उस जमाने में, मेडुअल के उस जमाने में मेडिटरेनियन सी एंड बाल्टिक सी वे यूज एज द कमर्शियल हाईवे। ओके, तो मेडिटरेनियन सी यहाँ पर है, ये देखो ये मेडिटरेनियन सी है, नीचे जो है ये मेडिटरेनियन सी है, और बेल्टिक सी इधर है, देखो। तो ये दोनों जो रोड थे वो कमर्शियल हाईवे जैसे थे, मतलब ज्यादा इस पे ये चलती थी, बोट्स चलती थी। ओके, जैसे अभी कमर्शियल हाईवे बोलते हैं हम, जिस पर बसेस चलती हैं, दिल्ली, गोवा, मुंबई, ऐसे ही हाईवे पर चलती है, नेशनल हाईवे। वैसे ये कमर्शियल हाईवे था। कमर्शियल मतलब कोई भी चीज जो पैसा लाती है उसको हम कमर्शियल बोलते हैं। ओके,
तो व्यापार करते हैं उसको कमर्शियल, मतलब ये व्यापार धंधे से बोट चलती थी, तो इसलिए उसको कमर्शियल हाईवे बोलते हैं। तो ये दोनों सागर यूज करते थे। ओके, सो सो द जीनिया एंड विनिस वे द इम्पोर्टेंट सिटीज। तो इसके वजह से यहाँ पर कोने में है, देखो यहाँ पर विनिस और जिनोवा ये दो जो शहर थे के सिटीज थे, ये इम्पोर्टेंट सिटीज थे। ओके, तब के। ठीक, सो बाल्टिक सी और मेडिटेरियन सी ये कमर्शियल हाईवे थे, और जिनियो और वेनिस करके ये दोनों गांव जो थे वो इम्पोर्टेंट सिटी थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम को आता है, विच वे द कमर्शियल हाईवे एंड इम्पोर्टेंट सिटीज इन द मेडवल एजेस करके आता है, तो ये आपको याद रहना पड़ेगा। सो इट वॉज फ्रॉम हियर दैट मर्चेंट फ्रॉम यूरोप एशिया मीट टू एक्सचेंज देयर गुड्स। ओके, सो तो यहाँ पर बहुत से ट्रेडर्स आते थे बोलते हैं, और ये वेनिस और जिनिया जो है गांव सिटीज है, इसमें जाकर व्यापार करते थे अपने। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आकर अपना सेल करते थे, ऐसा बोल रहे, एक्सचेंज करते थे गुड्स। ठीक, बाद में द सिल्क रूट वॉज वन ऑफ द मेजर रूट। तो सिल्क रूट करके एक था जो बहुत ही फेमस रूट था। ओके, और ये यूज कौन करता था? यूज बाय द अरब मर्चेंट। तो अरब जो मर्चेंट थे वो ज्यादा करके ये यूज करते थे विद द फार ऑफ द ईस्टर्न कंट्रीज लाइक चाइना। तो ये सिल्क रूट जो था वो यूज कौन करते थे? अरब मर्चेंट करते थे। और किधर जाने को यूज करते थे? ईस्टर्न कंट्रीज, चाइना में भी जाने के लिए वो यूज करते थे। बाद में द ट्रेड रूट ऑफ द एंशिएंट एंड द मेडवल एजेस वेर लैंड रूट। ओके, सो जो रूट उस टाइम पे था मेडवल एजिस के टाइम पर, ओके, और एंशियंट टाइम पे, तो वो लैंड रूट था। पहले बोट्स भी तो नहीं थे, तो क्या करते थे वो पहले पहले लैंड रूट से जाने लगे थे। ओके, स्टार्टिंग में। ओके, तो वेयर पास थ्रू द वेरियस कंट्रीज, तो वो क्या करते थे? बहुत से गांवों में गुजर के बाद में वो पहुंचते थे। ठीक, बीच में बहुत सारे गांव मिलते थे उनको, शहर मिलते थे, कंट्रीज मिलते थे, तो वो कंट्रीज में से उनको पास करके जाना पड़ता था। तो अभी चाइना को जाना है तो बाद में बीच में बहुत सारे उनको आएंगे। ओके, तो वैसे पास करके जाना पड़ता था लैंड रूट से। तो टिल द 15th सेंचुरी दिस रूट वाज यूज्ड बाय द ट्रेडर्स हु अर्नड अ ह्यूज प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो 15th सेंचुरी तक उन्होंने लैंड रूट का उपयोग किया, उसके बाद में बोट्स आए, शिप्स आए बोल सकते हैं। तो 15th सेंचुरी तक उन्होंने ट्रेड किया, मतलब घोड़ों पे जाते थे, ऊंटों पे जाते थे, ऐसे चल के जाते थे, वो रोड पे जाते थे। तो ट्रेड रोड लैंड रूट उन्होंने 15th सेंचुरी तक यूज किया, और उन्होंने बहुत सारा धन कमाया उस टाइम पर। ओके, ह्यूज प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। The European demand for the goods from the East continued to increase, and this made the commercial classes the richest class in the society. तो क्या हुआ? यूरोपियन कंट्रीज जो है उनको दूसरे देशों की चीजें बहुत पसंद आने लगी, और उनका डिमांड बढ़ने लगा। और क्या हो, इसकी वजह से ट्रेडर जो थे, मर्चेंट्स जो थे, वो दूसरे गांव में जाकर और लाने लगे, और उसकी वजह से वो बिकने की वजह से चीजें यूरोप में बिकने की वजह से वो जो मर्चेंट थे वो अमीर खानदानों में गिनने जाने लगे। ठीक, तो कमर्शियल क्लास रिचेस्ट इन द सोसाइटी, तो उनको रिच बना दिया लोगों ने खरीद खरीद कर। ठीक, तो बट दिस ट्रेडिंग एक्टिविटी रिसीव्ड अ सेटबैक ड्यू टू द डेवलपमेंट इन द पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी। तो क्या हुआ, बीच में एक उनको धक्का लग गया। कैसा धक्का लग गया कि पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट था वो पॉलिटिक्स के वजह से उनको धक्का लग गया। कब हुआ ये पॉलिटिकल? ये 14 से 15 सेंचुरी के बीच में। सो विच नेसेसरी द नीड फॉर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू ट्रेड रूट। तो उसके वजह से क्या हुआ? पॉलिटिकल डिफरेंसेस मतलब क्या? पॉलिटिकल मतलब राजा भी रहते थे, वो उनको उस रोड से गुजरने नहीं देते थे, तो उसको पॉलिटिकल बोलते हैं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस। ओके, तो ये पॉलिटिक्स के वजह से उनको नया रोड ढूंढने पड़ा अभी।
Okay, so new route which would be safer, more convenient and not under control of any other country. तो ऐसा उनको रूट ढूंढना पड़ा जो उनके लिए खतरों से साफ होगा, खतरा भी कुछ नहीं होगा उस सफर पर। और मोर कन्वीनियंट मतलब आसानी से जा सकते हैं, ज़्यादा हील नहीं होगा, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा उनको, घोड़े भी लेके जाने के लिए, पानी भी नहीं रास्ते में मिलेगा। ऐसा अच्छा रोड उनको ढूंढने की कोशिश करने लगे। और नॉट कंट्रोल अंडर अंडर एनी अदर कंट्री मतलब किसी के राजा के स्टेट में से नहीं तो गांव में से नहीं जाना चाहिए था। ओके, नहीं तो वो रोकता था और उनसे हफ्ता भी वसूल करता था, ऐसा उनको तकलीफ देता था। तो ये 3 पॉइंट के ऊपर वो नया रोड चाहिए था उनको। तो क्या हुआ देखेंगे। तो दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ जोग्राफिकल डिस्कवरी। सो दिस वाज द पीरियड ऑफ 15 टू 17 सेंचुरी। तो इसी की वजह से, ये प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने नया रोड ढूंढने की कोशिश की। तो इसी नए रोड को ढूंढने की जो कोशिश था उसको ही हम जोग्राफिकल डिस्कवरीज बोलते हैं। ओके, सो ये कब हुआ, 15 टू 17 सेंचुरी तक ये नया रोड ढूंढने का कोशिश और ये चालू रहा। ओके, so when the European countries had explored countries like Asia, Africa and discovered America, तो इसी पीरियड में 15 टू 17 सेंचुरी के पीरियड में उन्होंने नए नए देश ढूंढ के निकाले, क्योंकि वो ढूंढ रहे थे अभी नया रोड। ओके, तो उसी के प्रोसेस में उनको 3 नए देश मिल गए। तो एक था एशिया, दूसरा था अफ्रीका और तीसरा था अमेरिका। ओके, तो हिस्ट्री बहुत ही बड़ा लेसन रहते हैं, तो हम लोग बाकी के सब्जेक्ट के मुकाबले इसमें जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हमको देखने को मिलेंगे। ओके, तो इस तरह से हमको याद रह जाएगा लेसन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं बोल रहा हूँ, आप पॉज कीजिए और ढूंढिए इसका आंसर, नहीं तो मेरा पीछे आ रहा ही है आंसर। तो वाई वे द ट्रेड कंसिडर एंशिएंट एज मैनकाइंड। सो क्यों बोला जाता है कि ट्रेड है वो मैनकाइंड से वहां से शुरू होगा करके। So trade is consideration as mankind's as evidence have been found while excavating lands that a relationship and found a relationship between exchanging of goods from the period of Roman civilization and ancient Greek civilization. Okay, and in India also books have recorded the trade between India and Mesopotamia. Okay, तो इसी के वजह से so this is why trade is considered as ancient as mankind. Okay, so which were the cities and the commercial highways in the medieval ages? तो कौन से ऐसे सिटीज थे, शहर थे और कमर्शियल हाईवे थे जो मेडिवल एज में यूज होते थे? जी आपको मालूम होगा। तो फर्स्ट था सिटीज, तो सिटीज कौन सा, वेनिस और जियोनिया। ओके, तो वो दो थे। और हाईवे कौन से थे, बेल्टिक सी और मेडिट्रेनियन सी, ये दो हाईवे थे। सो व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द 14 एंड 15 सेंचुरी। सो पॉलिटिक्स की वजह से उनको क्या प्रॉब्लम हुआ। सो ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ द पॉलिटिक्स वाज they have to find a new route which would be safer, more convenient and without any control of any ruler. ओके, तो ऐसा रोड ढूंढने लगे जो किसी के अंडर कंट्रोल नहीं होगा और वो सेफ होगा। आगे देखेंगे द कॉजेस एंड द कॉजेस ऑफ जोग्राफिकल डिस्कवरी। तो कॉजेस मतलब क्या, किसके वजह से जोग्राफिकल शुरू हुई, नहीं तो किसके वजह से चालू हुआ। ओके, वो हम देखेंगे अभी, कॉजेस ऑफ जोग्राफिकल डिस्कवरी। सो पहला है लिमिटेशंस ऑफ लैंड रूट। तो लिमिटेशंस ऑफ लैंड रूट मतलब, लिमिटेशंस मतलब डिसएडवांटेजेस। ओके, तो डिसएडवांटेजेस कौन कौन से थे लैंड रूट में, इसके वजह से वो शुरू हुआ। ओके, तो देखेंगे नया नया रोड, नए तो नए दुनिया ढूंढने का कोशिश हुआ। ओके, तो देखेंगे। सो ट्रेवलिंग बाय द लैंड रूट वाज टाइम कंज्यूमिंग, इट टुक मंथ्स टू गेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो एक तो रास्ते से जाते हुए बहुत देर लगता था, बहुत टाइम लगता था, बहुत दिन लगता था। ओके, ये एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा प्रॉब्लम, दे हैड एम्पल रिस्क बिकॉज द ट्रेडर ऑलवेज फेस डेंजर ऑफ बीइंग अटैक्ड बाय द रॉबर। ओके,
दूसरा प्रॉब्लम ये था कि बाबा इतना दूर जाते हैं तो रास्ते में कोई चोर मिल सकता है, लुटेरे मिल सकते हैं, उनका सब छीन लेंगे। ओके, उनको मार डालेंगे, वो सब डेंजर था। ओके, तीसरा, वाई वेर दे वेर नो लॉजिंग फैसिलिटी ड्यूरिंग द नाइट। तो तीसरा ये प्रॉब्लम था कि उनको रहने के लिए जगह नहीं थी। ओके, लॉजिंग मतलब होटल, पर उस टाइम पे तो होटल नहीं होगा। उस टाइम पे रहने के लिए ऐसा जगह, टेंट बांधने के लिए जगह भी अच्छा नहीं रहता था उनको। तो किधर भी रहना पड़ता था। तो कोई सांप आके काट सकता था, कोई बिच्छू आके काट सकता था, और कुछ तूफान होता था। ओके, तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स थे उनको, लॉजिंग का फैसिलिटी नहीं था। तो तीसरा प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद देखेंगे, द टाइम टेकन बाय द ट्रेडर मेड इट इम्पॉसिबल फॉर द ट्रेड टू कैरी आउट ट्रेड ऑफ द पेरिशेबल गुड्स। अभी पेरिशेबल गुड्स मतलब क्या? पेरिशेबल गुड्स मतलब ऐसे चीजें जो मौसम के हिसाब से उधर पहुंचना चाहिए, नहीं तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। जैसे छाता, अभी छाता लेकर गए, अभी लैंड रूट से बहुत टाइम लगता है, तो छाता लेकर गए, उस टाइम पे वहां पर पहुंच गए, तब बारिश खत्म हो गई, तो छाते का क्या फायदा बाद में? तो वो बिकेगा नहीं। तो उसको भी पेरिशेबल गुड्स बोलते हैं। नहीं तो दूसरा पेरिशेबल गुड्स मतलब कोई भी चीज जो खाने की चीज रहती है, वो बहुत दिन नहीं रहती। जैसे टमाटर है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे चीज रहते हैं, वो रहती नहीं है। तो वो समझो इतने दूर लेके गए तो रास्ते में खराब होते थे। तो ये भी प्रॉब्लम था, तो जल्दी पहुंचने वाला रोड चाहिए था। तो ये हो गया चौथा प्रॉब्लम उनका। और पांचवा जो फास्ट लास्ट प्रॉब्लम है वो देखेंगे, सिंस द लैंड रूट पास थ्रू कंट्रीज देयर वाज डेंजर ऑफ बीइंग क्लोज डाउन बाय द रूलर। तो जो पांचवा जो रोड जो जाते थे वो, तो किसी राजा के स्टेट में से नहीं तो किसी एक राज्य में से जाते थे। तो ऐसा डर था कि बाबा वो वहां पर जाते समय बोलेंगे कि बाबा यहाँ ऐसे तुमको गुजरने को अलाउड नहीं है, तुम वहां पर से। तो इतना दूर आकर उनकी मेहनत और इनका टाइम वेस्ट होता था, इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम था। तो बंद कर सकते थे वो रोड। आगे देखेंगे, बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेशंस ऑफ लैंड रोड दे नीडेड न्यू कमर्शियल रूट मोर बेनिफिशियल फॉर द ट्रेडर। तो इसी के वजह से उनको नया रोड ढूंढने की कोशिश करनी पड़ी। ये सब प्रॉब्लम्स थे इसलिए। ओके, सो बाद में, नॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द ईस्टर्न कंट्रीज। अभी नॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द ईस्टर्न कंट्रीज मतलब क्या? उनके पास जानकारी कैसे हुआ कि बाबा ये गांव में ऐसा ऐसा मिलता है। ओके, समझो, अभी समझो, हम कुछ भी लाने को जाते हैं बाजार में, पर बाजार इधर भरता है उधर भरता है, ये उनके लिए जानकारी कैसे प्राप्त हुआ? के मापसा में भरता है, पोरवरी में भरता है किधर, के नहीं तो और किधर होता है, ऐसा। तो ये उनको पता कैसे चला बोल रहे हैं ये, उसके बारे में नॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द ईस्टर्न कंट्रीज। ईस्टर्न कंट्रीज मतलब कौन सा देश? ईस्टर्न कंट्रीज मतलब एशिया, अफ्रीका और अमेरिका। ये तीन कंट्रीज को ईस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज कौन से हैं? यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्री जो है वो सब वेस्टर्न में आता है, मतलब इंग्लैंड, फ्रांस, पोर्चुगीज के ये सब वेस्ट में आता है, वेस्ट कंट्रीज में। So European had the information about the wealth and riches of the eastern countries. तो यूरोप के पास जो है इंफॉर्मेशन था, उनके पास पहले से इंफॉर्मेशन था बोल रहे। ओके, तो वेल्थ एंड रिचेस ऑफ द ईस्टर्न कंट्रीज, ईस्ट के जो जो मिलता है वो सब उनके पास पहले से नॉलेज था। अभी वो कैसे मिले थे देखेंगे, ईदर थ्रू द रिकॉर्ड्स ऑफ द अर्लियर ट्रेड और विद और by witnessing the profit earned by the trader through that trading activity ऑफ गुड्स सोल्ड एट द हायर प्राइस। तो दो चीजें से उनको मालूम था। एक था कि उनके पहले जो ट्रेडर गए थे, उन्होंने रिकॉर्ड करके रखा था बुक्स पर कि बाबा ऐसा ऐसा मैं गया था और उधर वो सब मिले थे, और इधर इधर गांव है जहां पर बाजार बढ़ता है करके। ठीक। और दूसरा क्या है? दूसरा, उन्होंने जब लाए उधर से और इधर बेचे तो उनको बहुत ही प्रॉफिट हुआ था। ठीक। और उनको बहुत ही उनको फायदा हुआ था। सोल्ड एट हायर प्राइस मतलब बहुत ही उधर से सस्ता लाकर इधर बहुत ही महंगे में बेचा था उन्होंने। तो ये सब लिखा हुआ था। मार्को पोलो विजिटेड इन 13th सेंचुरी। ओके, तो अभी कौन कौन किधर किधर गया इसके बारे में है। तो ये जो चैप्टर है ये इसमें आपको यही मिलेगा। तो
कौन कौन किधर गया, कब गया, क्या क्या लाया और किसके रूल के अंडर गया, कौन राजा था, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें बहुत मिलेंगे आपको। ओके, सो देखेंगे फर्स्ट द मार्को पोलो जो था, he visited 13th century kingdom of Kublai Khan in China, and the precious stone that he brought from there created desire in the mind of the trader, and these were they were ready to take any amount of risk. तो मार्को पोलो जो था, यहाँ पर पिक्चर दिखाया है मैंने मार्को पोलो का। तो मार्को पोलो जो था वो 13th सेंचुरी में चाइना गया था। उस टाइम वो राजा वहां पर कुबलाई खान करके था। तो कुबलाई खान का भी मैंने डायरा है, देखो ये कुबलाई खान है। ओके, तो कुबलाई खान वहां का राजा था चाइना का। और वहां से उसने क्या किया, बहुत सारे प्रेशियस स्टोन लाए। अभी प्रेशियस स्टोन मतलब क्या, रूबी, एमरल्ड, ओके, डायमंड्स, ये सब जो प्रेशियस स्टोन्स रहते हैं, कलरफुल स्टोन्स रहते हैं, जो बहुत ही महंगे रहते हैं, वो सब स्टोन लेकर आया वो। एंड दैट ही ब्रॉट एंड क्रिएटेड द माइंड इन द डिजायर ऑफ द ट्रेडर। जब वो लाया तो बाकी जो ट्रेडर थे, जो वैसे मार्को पोलो की तरह घूमते थे, उनको भी वो आशा हो गया और उन्होंने रिस्क लेने का सोचा कि इतने दूर जाएंगे, कुछ भी रिस्क लेंगे पर उधर से वो लेकर आएंगे, तो लाएंगे तो ज्यादा अमीर बन जाएंगे करके। तो दे वे रेडी टू टेक एनी अमाउंट ऑफ रिस्क, तो कुछ भी रिस्क लेने के लिए तैयार थे वो। बाद में फिर से क्वेश्चन देखेंगे, फ्रॉम व्हाट you can say that there was a trading activity in the earlier times. So ये तो पहले का ही आंसर है। तो the earlier records that have been recorded in the books, uh, they came to know that there was trading activity between east and the west, and evidence of the trading activity have been found while excavating. They got Roman Empire coins and which suggested that there was trading activity between Greek civilization. Okay, तो वही आंसर है, पहले भी बोला था हमने। इसमें सिर्फ बुक्स का ऐड होगा, को रोम का पहले का ट्रेडर ने में जो फायदा उठाया था तो उसका हम एक्स्ट्रा लिख सकते हैं इसमें। सो व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट द लैंड रूट में उनको क्या क्या प्रॉब्लम आते थे, तो अभी हमने 5 प्रॉब्लम देखा। तो द फर्स्ट प्रॉब्लम विच दे फेस्ड वाज द ट्रेवलिंग बाय लैंड रोड वुड टेक नंबर ऑफ डेज और मंथ्स टू ट्रेवल, तो वो एक पहला प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम क्या था, देयर वाज नो प्रॉपर लॉजिंग फैसिलिटी। ओके, वो दूसरा प्रॉब्लम था। तीसरा, देयर वाज अ डेंजर ऑफ बीइंग क्लोज डाउन, रोड बीइंग क्लोज डाउन बाय द रूलर। ओके, तो तीसरा प्रॉब्लम था। चौथा, so the distance was very far, so there was the danger of being damaging the perishable goods. While they were traveling, there was a danger of being attacked by the robber. तो ये 5 प्रॉब्लम उनको थे। ओके, तो बाद में how were the European had the information about the wealth and riches of the eastern countries. The European had the information of the wealth and riches of the eastern countries through the records of the earlier trader who have uh, uh, traded with the other eastern countries and earned a huge profit by selling those goods at the higher price. तो उधर से उनको मालूम पड़ा। okay? और एक क्वेश्चन है, वेयर डिड मार्को पोलो विजिटेड इन 13th सेंचुरी, तो किधर मार्को पोलो ने विजिट किया। तो मार्को पोलो विजिटेड चाइना इन द 13th सेंचुरी। The ruler of the China ruler was Kublai Khan. Okay, and he brought precious stone from China. But the goods like Chinese silk, Indian cotton, and precious stones, perfumes, other like gum, day, fragrance. तो यहाँ पर सब पिक्चर दिया है मैंने। Okay, so fragrance, wood, etc. were always in demands. Okay, तो ये सब बहुत ही डिमांड में रहते थे। Okay, for the European market. The ever increasing and incentive demand for these goods among the rich section of the society encouraged the European merchant to find a new route to the east so that they can take the luxury item for making profit. तो
ये डिमांड जो था इन गुड्सों के लिए, तो वो भी एक रीजन था जिसके वजह से उनको नया रोड ढूंढने की कोशिश करनी पड़ी। ठीक। तो ग्रोथ ऑफ द जोग्राफिकल नॉलेज। ठीक। तो कैसे ग्रोथ हुआ, ग्रोथ मतलब अभी वो कैसे बाहर गांव ढूंढने के लिए गए, तो नए नए देश उनको कैसे मिले, तो ये सब प्रोसेस ग्रोथ कैसे हुआ। ओके। क्यों गए वो, किसके लिए गए, वो सब। ओके। तो ग्रोथ कैसे हुआ। So growth of the geographical knowledge led to the exploration and discoveries. A number of books were published in the 15th century. तो क्या हुआ, ग्रोथ जो था घूमने का, लोगों का बोट लेकर और कुछ लेकर, वो ज्यादा होने लगा। एक्सप्लोरेशन मतलब नया नया देश ढूंढ के निकालने का, इसको एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। तो नए नए देश ढूंढने का ये जो प्रोसेस था ये बहुत ही बढ़ गया। और इसके वजह से क्या हुआ, नंबर ऑफ बुक्स वे पब्लिश इन द 15th सेंचुरी। और वो घूम कर आते थे तो वो बुक्स लिखते थे। तो इसके वजह से वहां पर बहुत सारे बुक्स लिखने की कोशिश करने लगे उस टाइम पे। तो विच प्रोवाइडेड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेड रूट्स बिटवीन द फार ईस्ट एंड द वेस्ट। तो इनको ये बुक्स के वजह से क्या हुआ, सब पता लगता था कि बाबा उस जगह पर क्या मिलता है, इस जगह पर क्या मिलता है, कैसे जाने का। तो वो बुक पे सब लिखा रहता था। तो इसके वजह से उनको हेल्प हुआ ढूंढने के लिए जगह। एंड इम्प्रूव द जोग्राफिकल नॉलेज ऑफ द यूरोपियन। सम ऑफ द बुक्स विच वे यूजफुल फॉर द पीपल। तो अभी बुक्स बता रहे हैं, जो बुक्स वो ज्यादा करके वो शिप लेकर जाते थे वो यूज करते थे। ओके। तो अभी देखेंगे। तो ज्योग्राफी, एक ज्योग्राफी करके बुक था रिटन बाय पातलोमी। ओके। तो यहाँ पर बुक दिखाया मैंने, ये बुक एक था जो वो बहुत यूज करते थे। ये ज्योग्राफी नाम से बुक था। और ये पोतलोमी करके एक था, उसने लिखा था। ठीक। और दूसरा मर्चेंट हैंडबुक रिटन बाय फ्लोरेंटाइन। और एक मर्चेंट हैंडबुक करके था जो कि फ्लोरेंटाइन करके है, उसने लिखा था। सो दिस बुक प्रोवाइडेड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन एंड वेर अ गाइड टू देम व्हेन दे अंडरटुक द वॉयज। सो ये बुक्स उनके लिए गाइड जैसा काम करते थे। गाइड मतलब मैप की तरह उनको काम करता था। वो हेल्प होता था उनको। वॉयज मतलब जर्नी। तो नए दुनिया ढूंढने के लिए उनको मदद करते थे। तो पैट्रोनेज फ्रॉम द यूरोपियन मोनेंची मोनेंच। तो पैट्रोनेज मतलब क्या, पैट्रोनेज मतलब हेल्प। ओके। तो हेल्प मिलता था यूरोपियन मोनेंच को। ओके। तो हेल्प मिलता था वो लोगों के लिए, जो लोगों को जाने के लिए। तो देखेंगे कैसे मदद करते थे। सो ट्रेड ड्यूरिंग दिस पीरियड secure the patronage help given, okay, from the European ruler to undertake voyages to unknown land. तो ट्रेडर को क्या करते थे, वहां के जो रूलर थे, यूरोप के रूलर थे, वो उनको पैट्रोनेज देते थे, मतलब हेल्प करते थे। वो शिप दे सकते हैं, मनी दे सकते हैं। ओके। तो कैसे भी करके उनको हेल्प करते थे जाने के लिए, तो मतलब एनकरेज करते थे। ओके। सो टू अंडरटेक द वॉयज टू द अननोन लैंड। ओके। अभी वो ऐसा क्यों करते थे, देखेंगे। बिकॉज दे कुड अर्न एन अपॉर्चुनिटी टू मेक इन्वेस्टमेंट विच वुड अर्न देम हाई रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ मनी एंड लैंड। तो वो इसलिए करते थे ताकि वो जाएंगे और जब रिटर्न आएंगे तो वो वापस तो आएंगे, किधर और नहीं जा सकते। तो वो इधर आएंगे तो उस टाइम पे वो कुछ ना कुछ लेकर आएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे उस टाइम पे। इसलिए वो उनको ज्यादा से ज्यादा एंकरेज करते थे, ज्यादा से ज्यादा उनको पैट्रोनेज देते थे। समझ गए। बाद में बाय सपोर्टिंग द एक्सप्लोरर दे कुड एक्सपांड एम्पायर बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर देयर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। तो जब वो ऐसा करते थे तो उनको मालूम था कि वो नई नई जगह भी ढूंढ कर आएंगे, तो उधर वो अपना कब्जा कर सकेंगे, नहीं तो वहां पर राज कर सकते हैं, जैसे ब्रिटिश ने यहाँ पर राज किया कि कितने सालों तक। तो वैसे वो कंट्री ढूंढकर वहां पर जाकर बाद में राज कर सकते थे। तो इसलिए भी वो उनको हेल्प करते थे कि एक्सपांड कर सकते हो अपना एरिया। बाद में Besides this, they knew that they would earn more wealth
थ्रू द ट्रेडिंग एक्टिविटी इन द ईस्ट। तो उनको मालूम था कि ईस्ट में बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है, तो वो जब आएंगे तो कुछ ना कुछ बहुत सारा लाने वाले हैं और वो बहुत ही अमीर बनने वाले हैं और पैसे उनको मिलने वाले हैं। इसलिए भी वो उनको मदद करते थे। अभी thus they provided all kinds of financial and non-financial support to the explorer। अब इसका मतलब क्या है, इसी वजह से वो फाइनेंशियली मतलब पैसे से मदद करते थे, और नॉन फाइनेंशियली मतलब बिना पैसे के, मतलब बिना पैसे के मतलब क्या, बोट देते थे उनको, उनको खाने के लिए लेके जाने के लिए देते थे, ये बैग का बैग पोती भर के देते थे, रास्ते में तुमको खाने के लिए भी ऐसा करके, और गोलियां भी देते थे, बंदूक भी देते थे, ताकि उनको कोई आया झगड़ने के लिए तो वो सेफ भी कर सकते अपने आप को। तो ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल हुआ। तो डिजायर टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, अभी देखो जब वो वहां पर जाते थे, मतलब नए नए देश में ढूंढने के लिए जाते थे, तो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने का भी उनको चांस मिल गया। तो स्प्रेड टू डिजायर क्रिश्चियनिटी, तो क्रिश्चियनिटी एक्चुअली बाकी के गांव में नहीं था, बाकी के देशों में नहीं था, यूरोपियन कंट्रीज में ही क्रिश्चियनिटी धर्म था। तो उनको प्रचार करने का एक चांस मिल गया। जब वो ट्रेडर जाते थे नए देश ढूंढने के लिए, नहीं तो ढूंढ कर आते थे तो बाद में फिर से जाते थे, तो उस टाइम पे वो बोट में जाते थे उनके साथ, ताकि वो दूसरे गांव के लोग जो है उनको क्रिश्चियन धर्म समझाए और बाद में वो अपना सके क्रिश्चियनिटी। तो अभी इंडिया का ये दीजिए, इंडिया में सिर्फ हिंदू रहते थे और कोई जात नहीं रहता था। तो मुगल आए, पारसी आए, क्रिश्चियन आए, ओके, तो सब डिफरेंट डिफरेंट जात के इंडिया में आ गए, नहीं तो इंडिया हिंदू का देश था। ओके, तो वैसे ही वो धर्म प्रचार करने के लिए क्रिश्चियनिटी इंडिया में भी आए थे। ओके, तो ऐसा। सो द डिस्कवरी ऑफ द न्यू लैंड वाज लुक्ड अपॉन बाय द क्रिश्चियन मिशनरी एज अपॉर्चुनिटी टू स्प्रेड रिलीजन। दिस मिशनरी वे सपोर्टेड बाय द यूरोपियन मर्चेंट एंड द ट्रेडर। तो वो न्यू लैंड मतलब नया जमीन जो ढूंढते थे, वहां पर वो एक चांस जैसा समझते थे जाने के लिए और क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करने के लिए। ओके, तो वो क्या करते थे, मर्चेंट्स और ट्रेडर जो आते थे उनके साथ वो चले आते थे बोट में, एंड हु वे क्वीन टू एक्सप्लॉइटिंग द अनएक्सप्लॉइटेड लैंड। वो तो ढूंढने के लिए मग्न थे, नया नया देश ढूंढने के लिए मस्ती में रहते थे, तो उनके साथ भी ये जाते थे। okay, तो स्प्रेड करने के लिए क्रिश्चियनिटी। बाद में अवेलेबिलिटी ऑफ नेविगेशनल एड्स। ओके, तो नेविगेशनल एड्स मतलब क्या, अवेलेबिलिटी मतलब उन उस दिनों में रहता था नेविगेशनल एड्स। अभी के जमाने में नेविगेशनल एड्स क्या है, जीपीएस ट्रैकिंग, ओके, बाद में मैपिंग, मैप से हम रास्ता ढूंढते हैं, नेविगेशन बोलते हैं उसको। तो बटन दबाए मोबाइल पर तो हमको रास्ता बता देता है। तो उस टाइम पे तो मोबाइल भी नहीं थे, तो उस टाइम पे कौन से नेविगेशनल एड्स थे उसके बारे में है। ओके, तो उस टाइम जमाने में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते थे वो है, सो द एक्सप्लोरर हैड एक्सेस टू नंबर ऑफ नेविगेशनल एड्स लाइक मरीनल कंपास। अभी मरीनल कंपास ये है, इसको मरीनल कंपास ये आज भी यूज होता है। ओके, तो मरीनल कंपास, बाद में एस्ट्रोलैब, एस्ट्रोलैब मतलब ये है, ये भी यूज होता था उस टाइम पे। बाद में उसके बाद जोग्राफिकल मैप, तो मैप को आपको मालूम है मैप रहता है वो। सो नॉलेज ऑफ बिल्डिंग शिप्स, तो इतने बड़े समुंदर से जाते थे तो वहां पर तूफान आता है, बवंडर आते हैं, ओके, तो उसमें तहस नहस हो जाएगा उनका बोट, तो उसके लिए बहुत ही स्ट्रांग बोट चाहिए। आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे कैसे लहरें आती हैं बड़ी बड़ी, ओके, और बोट पे टकराती हैं, तो उसके लिए बहुत ही मजबूत बोट चाहिए रहता था। तो उनके पास वो नॉलेज था कि वो अच्छे अच्छे बोट बनाते थे जो किसी भी तूफान को झेल सकते थे। सो ऑफ दिस द मराइनल कंपास वॉज द मोस्ट यूजफुल फॉर देम। सो इसका सबसे ज्यादा यूज होता था वो मरीनल कंपास का। ओके, तो ये था, ये ज्यादा यूज होता था उनके लिए। ओके, मोस्ट यूजफुल फॉर देम। Though it was an ancient Chinese invention, it was put to proper use in the 15th century। तो ये जो था कंपास जो था वो एक्चुअली चाइनीज का डिस्कवरी है। ओके, चाइनीज लोगों ने वो बनाया था पर वो कोई भी यूज नहीं करता था, ऐसे बना के रखा हुआ था।
पर जब वो ये लोग सेलर जब बोट में से जाते थे, उस टाइम से वो ज़्यादा यूज़ होने लगा, क्योंकि उनको समुद्र में वो बीच में से रास्ता दिखाता था। ओके, तो पहले तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, पर जब से डिस्कवरी शुरू होने लगा, नए-नए देश ढूँढने का प्रोसेस शुरू हुआ, तब से कंपास ज़्यादा यूज़ होने लगे। तो मरण कंपास क्या यूज़फुल करता था देखेंगे। तो मरण कंपास प्रोवाइडेड देम आइडिया अबाउट इन व्हिच डायरेक्शन दे वेर सेलिंग। तो एक तो वो बताता था कि बाबा शिप कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, वो उसको बताता, डायरेक्शन बताता था। एंड दिस हेल्प देम टू नेविगेट प्रॉपरली इन द डीप ओशन। तो ये उसको बताता था कि बाबा वो सही रास्ते पर जा रहे हैं कि नहीं। ओके, तो नेविगेट प्रॉपर करते थे वो, मतलब सेम रास्ते से जाकर वहां पर एग्जैक्टली पहुंच जाते थे उसी जगह पर। ओके, तो अभी फिर से हम क्वेश्चन देखेंगे थोड़े। सो व्हाई डज द ट्रेडर ड्यूरिंग द पीरियड सेक्योर पैट्रोनेज फ्रॉम द रूलर्स। सो पैट्रोनेज क्यों दिया जाता था उनको? सो द traders were given patronage by the local ruler, so they found it as an opportunity to invest, which would earn them huge amount of profit, as they would bring uh, precious goods which would have higher price in the European countries, and they also will bring new land, okay, in their political supremacy. Okay, तो इनके वजह से वो उनको पैट्रोनेज देते थे। So why the discovery of the new land was looked upon by the Christian missionary? The new land was looked upon by the Christian missionary as an opportunity because they were getting a chance to spread the Christian religion and spread the Christian religion in other parts of the world. Okay. So how did the trader navigate into the deep sea? By the use of the compass, mariner compass, they would know in which direction their ship is sailing, and in the deep ocean they could navigate properly due to the help of compass. तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट जो है लेसन का वो खत्म होता है। okay? तो सेकंड पार्ट इसके बाद है, तो वो आप देख लीजिए बाद में। ओके, तो लेसन अभी भी चालू है, खत्म नहीं हुआ। ओके, तो ये बड़ा लेसन है, इसलिए पार्ट के पार्ट हिसाब से हम जाएंगे ताकि आप बोर ना हो जाए। ओके, और आसानी से आप सीख भी सकेंगे। तो कैप्चर ऑफ द सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो कैप्चर मतलब कब्जा करना, कब्जा किया कौन सा सिटी? कॉन्स्टेंटिनोपल पर। ओके, अभी कॉन्स्टेंटिनोपल का मैंने यहाँ पर पिक्चर दिया है, टर्की जो है वहां पर है कॉन्स्टेंटिनोपल। ओके, सो यूरोप एंजॉय a flourish of trade and commerce with Asia through Constantinople, capital of ईस्ट रोमन एम्पायर फॉर मेनी ईयर्स। तो अभी कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है पता चल गया आपको कि कॉन्स्टेंटिनोपल यूरोप एम्पायर जो था उसका कैपिटल था। ओके, तो ये बहुत सालों तक कैपिटल रहा। ओके, ओके, मतलब ये बाद में दूसरे के कब्जे में हुआ। तो कैसे हुआ देखेंगे। तो उसमें वो बहुत सारा ट्रेडिंग करते थे। एंजॉय फ्लरिश ऑफ ट्रेड मतलब बहुत सारा व्यापार भी करते थे, उधर से जाते थे बहुत लोग, आगे जाते थे वो रोड से। ठीक है, तो इन 1453 कॉन्स्टेंटिनोपल फेल इनटू द हैंड ऑफ ओटोमन टर्क। तो यहाँ पर पिक्चर दिया है, देखो ये ओटोमन टर्क का है। तो ओटोमन टर्क ने वहां पर कब्जा कर लिया, मतलब वो जीत गया लड़ाई और वहां पर उसने कब्जा कर लिया कॉन्स्टेंटिनोपल को। बाद में क्या हुआ? द यूरोपियन ट्रेड विद द ईस्ट वाज डिसरप्टेड, मतलब बंद हो गया, क्योंकि वो जाने को नहीं देता था उधर से, उनको अलाउ नहीं करता था। बिकॉज द टर्किश रूलर डिड नॉट अलाउ टू कैरी आउट ट्रेडिंग थ्रू दिस रोड। तो उधर से जाने को अलाउ नहीं करता था, इसलिए सब ट्रेड बंद हो गया, व्यापार बंद हो गया उस रोड से। बट दिस देयर वाज ए कांस्टेंट, सिंस देयर वाज अ कांस्टेंट डिमांड ऑफ द ईस्टर्न गुड्स, दे कुड नॉट स्टॉप देयर ट्रेडिंग एक्टिविटी। पर उनको ज्यादा डिमांड थी, इसलिए वो स्टॉप नहीं कर सकते थे। ओके, तो उनके लिए नया रोड ढूंढने का अलावा और कोई चारा नहीं था। ओके,
So they were compelled to find a new route that could trade, could continue. All these factors initiated the process of discovery of new world by the explorer and the navigator. इसी के वजह से वो और दूसरे रोड ढूंढने लगे. डिस्कवरी ऑफ द न्यू वर्ल्ड मतलब फिर से वही है, जोग्राफिकल डिस्कवरी, डिस्कवरी ऑफ द न्यू वर्ल्ड, डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड, ये सब एक ही है, नई जमीन ढूंढने का, नए देश ढूंढने का प्रोसेस. ठीक है. हाँ, अभी देखो, अभी एक एक गांव करके आपको 4 देश बोला जाऊंगा. तो पहला होगा पोर्चुगल, स्पेन, इंग्लैंड और फ्रांस. तो ये जो है देश, इनको याद रखने के लिए मैंने पिक्चर्स डाले. ओके. तो पहला जो पिक्चर है ये आप सब लोग जानते हैं, ये कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो है. ओके. तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश का है? पोर्चुगल. तो ऐसे करके याद रखिए. स्पेन का मुझे कोई मालूम नहीं था इसलिए मैंने डाला नहीं. ओके. बाद में बैकम, ये इंग्लैंड में खेलता था. ओके. और जिदान जिदान, सही है ना, मुझे नॉलेज नहीं है. तो जिदान करके है, वो फ्रांस का प्लेयर है. तो ये आपको याद रखने के लिए आसान होगा ये प्लेयर्स के, क्योंकि फुटबॉल बहुत खेलते हैं. ओके. तो ये तो याद रख सकते हैं. तो पोर्चुगल, स्पेन हैड टेकन द लीड ड्यूरिंग द न्यू वर्ल्ड. सो अभी जो देश ढूंढने का जो प्रोसेस शुरू हुआ था, ओके, लोग देश ढूंढ रहे थे, नए नए देश ढूंढ रहे थे. उस प्रोसेस में पोर्चुगल और स्पेन जो कंट्री थे, बहुत ही छोटे देश है वो, देखा जाए तो मैप. तो ये जो देश थे, ये पहले आगे थे, सबसे आगे वो देख रहे थे, ढूंढ रहे थे जगह. ओके. उनके बाद में इंग्लैंड और फ्रांस आया. ओके. ड्यूरिंग द न्यू वर्ल्ड ऑफ 17th century. Okay. And France and England enter later when they discovered the profitable geography discovery. तो फ्रांस और इंग्लैंड तब आया जब उनको मालूम हुआ कि बाबा इनको बहुत प्रॉफिट हो रहा है, मतलब पोर्चुगल और स्पेन को बहुत कमाई हो रहा है ढूंढ ढूंढ कर गाँव. इसलिए बाद में वो भी उसमें घुस गए, नहीं तो वो नहीं घुस रहे थे, क्योंकि इतना बड़ा काम ढूंढने का डेंजरस रहता है. ओके. और इनको पैसा भी स्पेंड करना पड़ता है. तो वो बाद में उतरे, मतलब उनको प्रॉफिट हुआ वो देखा और बाद में उन्होंने इन्वेस्ट किया. तो अभी एक एक गांव देखेंगे हम. ओके. तो एक गांव से कौन कौन गया अभी उसके बारे में होगा. ओके. और कौन रूलर था, तो ये ध्यान से सुनिए. ओके. ये मेन पार्ट है अभी लेसन का. तो पोर्चुगल, पहला तो पोर्चुगल है. तो पोर्चुगल वॉज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री. पहला जो देश था वो पोर्चुगल था. ओके. तो यूटिलाइज अपॉर्चुनिटी which was named in form of जोग्राफिकल डिस्कवरी. तो जोग्राफिकल डिस्कवरी नाम दिया, कि ढूंढने का मतलब जोग्राफिकल डिस्कवरी करके नाम दिया. और पोर्चुगल था वो सबसे पहला देश था यूरोपियन कंट्रीज में से. सो देयर मेन एम वाज गोल्ड, ग्लोरी एंड गोल्ड. तो ये भी तुमको याद रखना है, गोल्ड, ग्लोरी और गोल्ड, ये पोर्चुगीज का मेन एम था. व्हाट इज वाज द मेन एम ऑफ द पोर्चुगीज ट्रेडर, तो वो बोल सकते हो. ओके. बाद में गॉड, ग्लोरी, गोल्ड करके. The Portuguese trader and the navigator were blessed to have Prince Henry as their ruler during the 15th century. The Portuguese traders और navigator मतलब ढूंढने जाने वाले सब लोग बहुत ही लकी थे कि उनका जो राजा था उसका नाम प्रिंस हेनरी था, वो था, इसलिए वो बहुत ही लकी थे. अब क्यों लकी थे, क्या मदद करता थे, देखेंगे. okay? तो प्रिंस हेनरी सेट आप स्कूल फॉर नेविगेटर्स. तो उसने स्कूल बनाया था स्पेशल, जो बोट में घूमने के लिए जाते हैं उनके लिए स्कूल बनाया था. ओके. उसमें क्या था, सर्विस ऑफ मैप मेपर्स, मैप बनाने की तरकीब उनको सिखाया जाता था, कैसे मैप बनाते हैं. ओके. बाद में और शिप डिजाइनर, तो शिप बनाने के लिए भी डिजाइनर को बुलाता था और अच्छे अच्छे शिप्स बनाता था, मतलब बोट्स बनाता था. हेनरी डिड एवरीथिंग टू हेल्प द एक्सप्लोरेशन. तो उसने बहुत सा मदद किया था उनको एक्सपीडिशन नया नया बनाने के लिए. फॉर दिस ही हैड अर्न द टाइटल हेनरी द नेविगेटर. और इसी की वजह से उसको टाइटल पड़ गया कि प्रिंस हेनरी द नेविगेटर करके, मतलब वो मदद करता है कि, इसलिए उसको नाम पड़ गया. उसने स्कूल दिया नेविगेटर के लिए, मैप मेकर का सर्विस दिया और शिप बिल्डिंग डिजाइन करने का डिजाइनर्स भी बुलाया. ओके. और बहुत सी कोशिश की उन्होंने एक्सपीडिशन के लिए.
इसलिए उसका नाम पड़ा प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। द फर्स्ट एक्सप्लोरेशन, द पहला जो देश ढूंढ के निकाला वो कौन था? द फर्स्ट एक्सप्लोरेशन वाज अंडरटेकन वाज द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका जो था वो सबसे पहला कंट्री जो था वो ढूंढ के निकाला था उन्होंने। ओके, सो व्हेन द मैनी ग्रुप्स ऑफ आइलैंड वे डिस्कवर्ड, सो वहां पर उसने बहुत सारा बाकी के टापू भी ढूंढ के निकाले थे। ओके, सो आफ्टर हिज डेथ द एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू, पर वो मरने के बाद भी, प्रिंस हेनरी मरने के बाद भी एक्सप्लोरेशन चालू ही रहा कि वो बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारा पैसा कमाते थे वो रोड्स। ओके, इसलिए उन्होंने चालू ही रखा हो। सो आफ्टर दैट एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू, दिस एक्सपीडिशन कलेक्टेड ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड प्रॉफिट एंड ऑल्सो मेक स्लेव्स। स्लेव्स मतलब क्या? उधर काम के लिए लोग बहुत मिलते थे, गरीब लोग थे अफ्रीका में। तो अफ्रीका के जो गरीब लोग थे उनको वो लेकर आते थे और इधर काम को लगाते थे और अपना काम करके भी लेते थे, मजदूरी करते थे उनसे। ओके, तो स्लेव ट्रेड भी बढ़ गया बाद में। तो ये देखिए, गोल्ड मिलता था, स्लेव मतलब उनसे काम करवा के लेते थे। ओके, तो बाद में इन 1488 बार्थलोम डाइस रीच द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका। अभी कौन अफ्रीका में पहुंचा था वो बता रहे हैं। तो सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका को बार्थलोम डाइस पहुंचा। ओके, ये यहाँ पर बार्थलोम डाइस है। ओके, विच ही कॉल्ड द केप ऑफ स्टॉर्म सिंस ही कॉट इन द स्टॉर्म। पर उसने उसको नाम क्या दिया उधर पहुंचकर? केप ऑफ स्टॉर्म करके नाम दिया। ओके, अजीब सा नाम दिया, केप ऑफ स्टॉर्म करके। तो अभी ऐसा क्यों नाम दिया उसने? क्योंकि वो वहां जाते समय तूफान में फंस गया था। ओके, तो तूफान में फंस गया, इसलिए उसने उसको नाम दिया केप ऑफ स्टॉर्म करके। स्टॉर्म मतलब तूफान। ओके, सिंस ही वॉज कॉट इन द स्टॉर्म देयर इट वॉज लेटर नेम्ड एज केप ऑफ गुड होप। तो बाद में बहुत दिनों के बाद उसने वो नाम चेंज कर दिया और उसने लिखा केप ऑफ गुड होप। अभी केप ऑफ गुड होप क्यों नाम लिखा देखेंगे। एज इट प्रोवाइडेड होप फॉर द नेविगेटर टू ट्रेवल फर्दर। तो ये एक उम्मीद था, उम्मीद की किरण थी कि बाबा इसने यहाँ तक पहुंच गया तो और भी आगे हो सकता है कुछ भी। तो ये उम्मीद थी, मतलब एक स्टार्ट था, इसलिए उसने केप ऑफ गुड होप, होप मतलब कुछ भी आशा, आगे मिल सकता है ये आशा, इसलिए उसने केप ऑफ गुड होप का नाम दिया उसको। ओके, एंड इट प्रोवाइडेड होप फॉर द नेविगेटर टू ट्रेवल फर्दर। द वॉयज कंटिन्यू अंडर द बाथलोम डाइज एंड सेल्ड अराउंड द केप ऑफ गुड होप। तो वो वॉयज जो जर्नी था वो अफ्रीका में पूरी तरह से घूमकर देखा उसने और बहुत से देश उसने ढूंढ के निकाले बोलते। तो अभी देखो क्वेश्चंस। तो यूरोपियन had enjoyed a flourish of trade and commerce with the Asia through which capital? So देखिए पॉज करके आंसर बोलिए। तो कॉन्स्टेंटिनोपल है ना वो। तो यूरोप had flourish of trade and commerce with Asia and through the capital of Europe, that is Constantinople. Here merchants from Europe and Asia come to trade. Okay, so why European traders with the East was disrupted? क्यों बंद हो गया? क्योंकि Ottoman Turk, because Ottoman Turk had captured Constantinople and he did not allowed any trading to carry out through his route as he was the ruler. Again, which country had taken the lead in the New World of the 17th century? The Portugal was the first country to take the lead in the European geographical discovery in the 17th century. Portugal and Spain had taken the lead in the new world 17th century. Okay, तो पोर्चुगल और स्पेन है आंसर उसका। Who was हेनरी द नेविगेटर? अभी उसको नाम किसकी वजह से पड़ा वो नहीं लिखा है। नाम क्यों पड़ा था? बिकॉज ही built a school for navigator, okay, and ship map makers, introduced map makers and ship building, और did everything to help the expedition। वो आंसर नहीं है ये। तो who is Prince Henry the Navigator? तो Prince Henry the Navigator is the ruler of Portuguese Empire। okay, तो रूलर है पोर्चुगीज एम्पायर का। बाद में who reached the southern tip of Africa? The Bartolom Dias
रीच द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका। तो बार्थलोम डाइस था वो सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका को पहुंच गया था। ओके, सो इन 1498 वास्को डोगामा यूज द सेम रूट। अभी ये भी पोर्चुगीज सेलर है। ओके, तो वास्को डोगामा करके है, वो उसने अपना बोट ये किया, लेकर आया, और वो सेम रूट से आया जो बातलम डाइस ने रूट लिया था, वही रूट से आया है। देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो बातलम डाइस ने वही रूट लिया था और वो रोड से आगे चला गया। तो आगे चला जाकर उसको वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया ही रीच द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एंड लैंडेड एट कलिकट इन 17 मई 1940 19 1498। ठीक, सो वही रोड उसने कंटिन्यू किया और पहुंच गया कलकत्ता। अभी उसको कलकत्ता बोला जाता है। तो कलिकट इन 17 मई 1498। ही देन गेट द ट्रेडिंग कंसेशन फ्रॉम द रूलर ऑफ कलिकट, जो वहां का लोकल रूलर था के कलकत्ता का। तो उसने उसको ट्रेडिंग कंसेशन दिया, मतलब तुम व्यापार कर सकते हो। तो उसने कुछ लेके गया होगा, कुछ यहाँ से के डायमंड नहीं तो कुछ भी यहाँ से, और उसको दिया होगा तो वो खुश हुआ होगा, और उसने उसको ट्रेडिंग कंसेशन, मतलब तुम यहाँ से भी लेकर जाओ चीजें। तो वो मसाला भी कुछ है वो लेकर जाने को उसको ये हुआ, कंसेशन मिला, परवानगी मिला। ओके, तो बाद में देखेंगे वो क्या हुआ। सो ही रिटर्न विद द स्पाइसेस एंड प्रेशियस स्टोन विच रिपेड 60 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ द एक्सपीडिशन। तो वो यहाँ से स्पाइसेस और स्पेशल स्टोन मतलब मसाले लेकर गया, और प्रेशियस स्टोन्स लेके गया। तो उनका कीमत जो उसका एक्सपीडिशन था, मतलब 10 रुपये समझे एक्सपीडिशन पे ये किया है उसने, स्पेंड किया है। तो उस पे 60 टाइम्स मतलब 600 रुपीज उसको फायदा हुआ। मतलब ये मैंने एग्जांपल दिया, उनको कितना प्रॉफिट हुआ होगा आप सोच के देखिए। तो 60 टाइम्स उनको फायदा हुआ एक्सपीडिशन का। सो दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ द यूरोपियन ट्रेड विद द ईस्ट। तो यहाँ से शुरू हो गया, नहीं तो इसके पहले इंडिया में कोई नहीं आता था। तो लोगों को पता चला वर्ल्ड को कि बाबा यहाँ पर स्पाइसेस और डायमंड्स भी मिलते हैं। तो बाद में इधर से ट्रेड बाद में शुरू हो गया इंडिया के बीच में और यूरोपियन कंट्रीज के बीच में। तो वास्को ड गामा रिटर्न विद कार्गो फुल ऑफ स्पाइसेस एंड प्रेशियस स्टोन। तो वो बोट भरकर सब लेके गया, स्टोन्स और ये सब स्पाइस मतलब मसाले भी सब लेके गया। ओके, तो यहाँ पर पोर्चुगीज का खत्म होता है। पोर्चुगीज में दो सेलर का बारे में बताया गया। तो अभी स्पेन का बताया जा रहा है। तो स्पेन, स्पेनिश एक्सप्लोरेशन बिगिन ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग फर्डिनांड एंड क्वीन इजाबेला। तो क्वीन फर्डिनांड किंग फर्डिनांड और क्वीन इजाबेला करके थी उस टाइम पे रूलर। तो उनके राज्य में उनका एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ था। तो इन 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस was provided 3 ships for the exploration। तो इसमें क्रिस्टोफर कोलंबस जो था उसको 3 शिप दिया गया कि तुम जाओ और नया दुनिया ढूंढ के लाओ, कुछ नया देश ढूंढ के आओगे। तो ऑन 12th October 1492 he landed at Bahamas, a place which is mistook to India। तो वो एक्चुअली किधर गया था, इंडिया को ढूंढने के लिए निकला था, पर वो गलती से कुछ डायरेक्शन भी कुछ भूल गया और वो कहाँ पर पहुंच गया, बहामास पहुंच गया। अबे बहामास किधर है, अमेरिका। अमेरिका मतलब बहामास है, क्या अभी भी ये देश है वहां पर। सो बहामास वहां पर पहुंच गया कौन, वास्को ड गामा। उसको 3 जीप दिया गया था। अभी कोलंबस हैव बीन क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। तो कोलंबस को नाम दिया गया है कि अमेरिका को उसने ढूंढा है करके के। पर अमेरिका नाम उससे नहीं पड़ा है, ढूंढने का क्रेडिट उसको मिला है के। पर उसको कोलंबस को अमेरिका को कोलंबस नहीं बोलते के। तो नाम किससे पड़ा अमेरिका को, तो अमेरिका वाज नेम्ड सो आफ्टर द अमेरिजो वास्पुसी के। अमेरिजो वास्पुसी करके एक आदमी था, उसके नाम से अमेरिका को नाम पड़ा है के। तो क्यों पड़ा, क्योंकि हैड एक्सप्लॉयड द इंटीरियर अमेरिकन कॉन्टिनेंट, क्योंकि उसने पूरा जो अमेरिका था उसने अंदर अंदर इलाके कौन कौन से हैं, कौन से गांव है, किधर है, वो सब इंटीरियर ढूंढ के निकाला था।
पूरा ढूंढ के निकाला था, इसलिए अमेरिक जो वास्पिसी है उसके नाम से अमेरिका का नाम पड़ा है बाद में। अभी स्पेनिश का है दूसरा, ठीक है, इसका नाम है फर्डिनांड मैगलन। सो अनदर एक्सप्लोरर फर्डिनांड मैगलन had proved that the earth is round by circumnavigating it. 1520 Ferdinand down South America, crossed the Pacific, visit the Philippines island and reach the Spain named as Cape of Good Hope. तो यहाँ पर रूट दिखाया था, ये देखो दिखाया हुआ है किधर से कैसे कैसे गया वो और कैसे करके फिर से लौटा। तो सर्कम नेविगेटिंग मतलब पूरा एक सर्कल मारा उसने, सर्कल मार के उसको पता चला कि उधर ही पहुंच गया फिर से। तो उसको समझ में आया कि बाबा धरती जो है वो गोल है करके, ठीक। तो उसने वो डिस्कवर किया, किसने? फेर्डिनांड मैगलन ने। प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड बाय सर्कम नेविगेटिंग इट, ठीक है। तो घूम के उसने पता लगाया। बाद में सच ऑफ द पोटे एंड द स्पेन नेविगेटर, पोर्चुगीज होगा वो तो। सच ऑफ द पोर्चुगीज एंड द स्पेन नेविगेटर्स हैव इमेंस वेल्थ brought from them led the European countries to undertake further exploration and set up their trading station in Europe and Asia। तो इसके वजह से उन्होंने क्या किया? स्टेशन मतलब क्या? उन्होंने अपना जब दबदबा बनाया रखा वहां पर, मतलब वहां पर अपना इलाका है ऐसा वो मेंशन कर दिया, उधर वो रूल करने लगे। बाद में नया देश ढूंढते थे, उधर वो अपना राजस्व मतलब अपना वहां पर रूल करते थे, ठीक है। तो ऐसा चालू था। बाद में देखेंगे क्वेश्चंस। हु गेट द ट्रेडिंग कंसेशन फ्रॉम द रूलर ऑफ कलिकट? तो कलिकट का जो रूलर था उसको ट्रेडिंग कंसेशन किससे मिला? तो ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो द ट्रेडिंग कंसेशन, द ट्रेडर गेट द ट्रेडिंग कंसेशन फ्रॉम द रूलर ऑफ कलिकट, ओके। तो इसको बाथलोम डाइस को मिला था। तो बाथलोम डाइस गॉट द ट्रेडिंग कंसेशन फ्रॉम द लोकल रूलर ऑफ कलिकट। तो हु लैंडेड एट बहामास, अ प्लेस विच ही मिस्टेक टू इंडिया? तो क्रिस्टोफर कोलंबस रीच बहामास विच ही मिस्टूक फॉर इंडिया। हाउ वाज अमेरिका वाज नेम्ड? तो अमेरिक जो वास्पोसी जो था उसके नाम से मिला था, ओके। Who proved that the earth is round? तो Ferdinand Magellan proved that the earth is round by circumnavigating। तो यहाँ पर आपका सेकेंड पार्ट खत्म होता है। तीसरे पार्ट में मिलेंगे जिसमें हम लास्ट खत्म करेंगे चैप्टर, ओके। तो बड़ा चैप्टर है इसलिए मैंने 3 पार्ट किए हैं, तो आपको भी बोर नहीं होना चाहिए, आप भी कुछ रेस्ट करके सोच सकते हैं, ओके। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, वेलकम टू आउट ऑफ बॉक्स चैनल। तो ऑलरेडी हमने पोर्चुगल और स्पेन का रूलर कौन थे और कौन कौन ट्रेडर थे जो उन्होंने नए नए देश ढूंढ के निकाला, वो हमने देखा, ओके। तो अभी हम इंग्लैंड देखेंगे। इंग्लैंड देखेंगे, इंग्लैंड में क्या किया। So England started taking their exploration in the late of the 15th century, late end मतलब 16 शुरू होगा, 15 सेंचुरी खत्म होने को है, तब इंग्लैंड ने स्टार्ट किया अपना। तो बाकी का जो पोर्चुगीज और स्पेन को देखा उन्होंने, उनको बहुत प्रॉफिट हो रहा है करके, तो उनसे प्रभावित होकर उन्होंने अपना एक्सप्लोरेशन शुरू किया, ठीक, अंडर द रूल ऑफ हेनरी द 7। तो उनका रूलर जब तब था हेनरी 7 करके। तो हेनरी 2 बार है यहाँ पर, कि हेनरी नेविगेटर और यहाँ पर हेनरी 7 करके, तो नंबर याद रखिए, ओके। तो यहाँ पर कौन गया देखेंगे। इंग्लैंड में से जॉन कैबॉट हैड लैंडेड ऑन द केप बेनेटन आइलैंड, ओके। तो जॉन कैबॉट करके इंग्लैंड का मर्चेंट नहीं तो ट्रेडर गया और वो केप बेनेटन आइलैंड जो है वहां पर उसने इंग्लिश ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में वो पहुंच गया, ओके। तो नॉर्थ अमेरिका उसने ढूंढ निकाला। इतना ही दिया है सिर्फ, ओके, और कुछ नहीं है। बाद में फ्रांस का बोला गया है, फ्रांस में देखेंगे कौन गया। तो फ्रांस स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन इन 16th सेंचुरी,
तो उसने 15 सेंचुरी खत्म होने को, और इनको जल्दी ये फ्रांस भी उसमें उतरे बाद में, थोड़े दिन में वो भी उतरे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो 16 सेंचुरी जब शुरू होता था तब फ्रांस भी एक्सप्लोरेशन में उतर गए, और इनका रूलर जो था वो फ्रांसिस वन था। तो इसका आंसर याद रखने को आसान है, फ्रांसिस वन। ओके, सो व्हेन दे ट्राइड टू सेट अप देयर कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका, सो वो क्या हो गया, जो वहां पर ऑलरेडी जो इंग्लैंड था उन्होंने अपना कब्जा कर दिया था, और फ्रांस क्या थे, वो उनका कब्जा किया हुआ है, वहां पर ही वो फिर से उन पे घुसने घुसने लगे अंदर। ओके, तो उनको वो गुस्सा आ गया, एंड दे केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद इंग्लैंड, एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज फॉर द पोसेशन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज कॉलोनीज। ओके, तो वो झगड़ा हो गया उनके बीच में, क्योंकि वो उसके इलाके में घुस रहे थे। ओके, तो यहाँ पर से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, मतलब कॉन्फ्लिक्ट मतलब सबका झगड़ा शुरू हो गया, और उन्होंने डिसाइड किया कि कोई कौन पहले कुछ ढूंढ के निकालते हैं तो वो उसका राज्य हो जाएगा, उसमें बाद में अंदर नहीं घुसने का, वो उसी का इलाका हो जाएगा। तो इसके वजह से क्या हुआ, वो जल्दी से जल्दी और नए नए देश है वो ढूंढ कर अपना कब्जा बैठाने लगे उधर। ठीक है, तो वही अभी बताएंगे वो। तो इफेक्ट ऑफ द जोग्राफिकल डिस्कवरी, तो इसी के वजह से अभी क्या उनको ये हुआ, इफेक्ट्स क्या हुआ, वर्ल्ड को क्या इफेक्ट हुआ, तो उसके बारे में बताएंगे अभी। ओके, सो डिस्कवरी ऑफ द अटलांटिक सी, अभी देखो और एक उनको रास्ता मिल गया इसी टाइम पर, ज्योग्राफी डिस्कवरी जब चल रहा था, नए नए देश ढूंढ रहे थे, तो उनको अटलांटिक सी कर समुंदर है करके उनको मालूम पड़ गया। तो अटलांटिक सी उनका बाद में अभी कमर्शियल हाईवे बन गया हो, क्योंकि सब लोग अभी इधर से जाते थे, क्योंकि इधर से जाने को जल्दी पहुंचते थे, बीच में देश बीच कुछ नहीं आता था, आसानी से वो पहुंच जाते थे। ओके, तो अटलांटिक सी उनको नया चीफ हाईवे मिल गया, सो इट बिकेम अ चीफ हाईवे ऑफ कॉमर्स। With these, the Baltic Sea and the Mediterranean Sea, which were the major commercial highway, lost their importance. तो इसकी वजह से क्या हुआ, अटलांटिक सी आने की वजह से बेल्टिक सी और मेडिटेरियन सी, जहाँ से वो पहले व्यापार करते थे, उनका अभी इम्पोर्टेंस कम हो गया, उधर से अभी कोई नहीं जाता था। सो दिट लेस टू द राइज ऑफ न्यू कमर्शियल हाईवे, तो इसके वजह से अभी उनका नवा नया हाईवे बन गया। ओके, तो नया हाईवे में कौन कौन से थे, तो यहाँ पर लंदन था, लिस्बन था, एम्स्टर्डम था, तो ये उसके अभी नए कमर्शियल हाईवे बन गए। ओके, तो बाल्टिक सी और मेडिटेरियन सी लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस, क्यों, क्योंकि अटलांटिक सी के वजह से उनको नए कमर्शियल हाईवे मिल गए थे अभी। ओके, the geographical expansion led the emergence of absolute monarchy in Europe and the middle class which had become important. तो अभी पहले जो मिडिल क्लास थे वो सब गरीब थे, पर जब से एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ तो उनको बहुत ही कमाई होने लगी, वो ज़्यादा आकर इधर बेच रहे थे पैसों में, तो वो बहुत ही अमीरों में गिनने लगे, तो और इम्पोर्टेंट होने लगे, वो लोगों के लिए चाहिए था क्योंकि वो नए नए चीज़ें ला रहे थे। So the geographical expansion led to the absolute monarchy in Europe, the middle class, which had become important due to the expansion of commerce, needed support of the local ruler to provide finance. They provided finance to the rulers against the feudal nobles. तो ये क्या करते थे, feudal noble जो है वो उनको बहुत तकलीफ देते थे, तो feudal noble से उनको बचाने के लिए क्या करते थे ये जो मर्चेंट्स भी थे वो वहाँ के लोकल जो रूलर थे उनको पैसा देते थे, फाइनेंस करते थे, तो फाइनेंस करने से वो रूलर उनको बचाते थे फ्यूडल नोबल से। ओके, सो दिस हेल्प द मोनेज इन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन टू हेल्प देयर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, और इसके वजह से मोनेज जो है उनको अपना पॉलिटिकल सुप्रीमेसी, मतलब वो इलाका में वो दबदबा क्रिएट कर सके। okay? The geographical discovery established the superiority over the west and the east. So geographical discovery में हमेशा वेस्ट जो थे वो ईस्ट लोगों से ज़्यादा
सुपीरियर मानते थे, मतलब होशियार मानते थे अपने आप को, वो अनपढ़ जैसा मानते थे। ईस्ट साइड मतलब अफ्रीका, अमेरिका और एशिया के जो लोग हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो अनपढ़ है ऐसे वो समझते थे, उनको नॉलेज नहीं है करके। तो वेस्टर्न पावर कंसिडर देमसेल्फ सुपीरियर, तो वो अपने आप को बड़े मानते थे। सो टू द नेटिव्स ऑफ एशिया अफ्रीका एंड दे टुक अपॉन देमसेल्फ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविलाइजिंग द अनसिविलाइज्ड पॉपुलेशन। तो उन्होंने ये भार लिया कि बाबा इनको सिखाएंगे करके, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन वो लाए, मतलब इधर स्कूल उन्होंने खोला जिससे वो इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकेंगे ऐसा। तो इसके वजह से क्या हुआ, उसको नाम दिया गया व्हाइट मैन बर्डन करके। तो अफ्रीका एंड दे टुक अपॉन देमसेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविलाइजिंग द अनसिविलाइज्ड पॉपुलेशन। सिविलाइजिंग मतलब सिखाने की कोशिश करना अनपढ़ लोगों के लिए, अनसिविलाइज मतलब अनपढ़ के। द वर्ल्ड दे कॉल द व्हाइट मैन बर्डन, और इसी को उसने नाम दिया व्हाइट मैन बर्डन करके। के सिविलाइजिंग द अनसिविलाइज पर्सन, याद रखिए। इन दिस प्रोसेस नंबर ऑफ कल्चर वे एबोलिश, तो इसके वजह से क्या हुआ, बहुत सी उनकी संस्कृति और जो रिलीजन थे वो तहस नहस हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना रिलीजन इधर लाया। के तो हमारी संस्कृति बहुत थी वो सब चली गई बोल रहे हैं। एंड रिप्लेस बाय द वेस्टर्न कल्चर, जोग्राफिकल डिस्कवरी गिव राइज टू द कॉलोनियल सिस्टम। के तो वो बोल रहे हैं और इंग्लिश सिस्टम यहाँ पर शुरू हो गया। के ऐसा, तो डिस्कवरी गिव राइज टू कॉलोनियल सिस्टम। कॉलोनियल सिस्टम मतलब क्या, नए नए कॉलोनी बनाने का, मतलब अभी ब्रिटिश वहां पर है तो वो शिप्स लाते थे इंडिया में, दिल्ली को कब्जा किया, मुंबई को कब्जा किया, गोवा को कब्जा किया। के तो ये उसकी कॉलोनी है एक एक। तो जितने गांव इकट्ठा करते एक एक कॉलोनी हो गया, वो कॉलोनी के हिसाब से बोलते थे, मतलब उतना कॉलोनी उनका हो गया ऐसा, समझे। तो इम्पीरियलिज्म मतलब क्या है, इम्पीरियलिज्म मतलब वो दूर बैठ के अपना हुक्म चलाते थे। जैसे यहाँ पर दिखा है, ऑप्टोसोस की तरह एक जगह पर बैठा है पर सब जगह पर वो कंट्रोल करता है। ओके, तो ऐसा एक ही जगह पर रहता था पर सब जगह उसका कंट्रोल रहता था। रिप्लेस बाय द इम्पीरियलिज्म आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द न्यू टेरिटरी, जब भी वो नया कुछ देश ढूंढते थे तो वहां से हुक्म लगाते थे और बाद में वहां पर रूल लगाते थे और यूज करते थे ऐसा। लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियन एंटर थ्रू द टेरिटरीज टू ईस्ट टू एस्टैब्लिश देयर रिस्पेक्टिव कॉलोनीज, तो इसमें बहुत सारे नए नए कॉलोनीज उन्होंने एस्टैब्लिश किए, वो नए नए पॉलिटिकल कंट्रोल एंड रूल देम, और उनसे पॉलिटिकली ये होते थे, मतलब उधर के राजा बन जाते थे और उधर रूल करते थे, उनका हुक्म चलता था, कोई भी उनके खिलाफ जाएगा तो मार डालेंगे ऐसा करके। तो कॉलोनीज वे एस्टैब्लिश बाय द पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच एंड इंग्लिश, तो थोड़े ऐसे थे जिन्होंने कॉलोनीज बनाए थे, उनका नाम है पोर्चुगीज, डच लोगों ने बनाए थे, फ्रांस लोगों ने बनाए थे, बाद में इंग्लिश मतलब ब्रिटिश बोलते हैं हम उनको, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, अमेरिका एंड अफ्रीका, तो इनमें बनाए थे। तो imperialistic countries began exploiting the natives. Okay, colonies, powers and restrictions were imposed. तो वो क्या करते थे, इम्पीरियलिस्ट मतलब वो हुक्म चलाते थे और हुक्म में रूल्स ऐसे लगाते थे कि वो दूसरे से ट्रेड नहीं कर सकते, सिर्फ उनको ही देने का। अभी समझो ब्रिटिश यहाँ पर इंडिया में हुक्म कर रहा, ये कर रहा था, राज कर रहा था, तो वो बोल के रखते थे कि दूसरे गांव, दूसरे पोर्चुगीज ने तो और कोई गांव है उनसे आप ट्रेड नहीं कर सकते, सिर्फ रॉ मटेरियल जो है वो हमको ही देने का, और वो ही लेके जाते थे। ओके, एंड दे एक्सप्लॉइटेड ऐसा बोलते थे, समझे। सो एंड नॉट टू ट्रेड विद द फॉरेन कंट्रीज, and they tried to exploit the economies of the promote the interest of the country। तो इसके वजह से क्या होता था, वो अपने कंट्री जो है वहां पर इंटरेस्ट बहुत लेके जाते थे, मतलब कैसे, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, उधर कुछ चीज बनाते थे और वापस आके बेचते थे वही गांव में, नहीं तो दूसरे गांव में बेचते थे। के तो उसको फायदा हो गया, पहले कम में लेके गए, वही चेंज किया और फिर से आके बेचा तो ज्यादा प्रॉफिट हो गया उनको। सो ऑफ्टन द कॉलोनीज वे आस्क नॉट टू मैन्युफैक्चर गुड्स, तो उनको बोला जाता है कॉलोनी में कि कुछ भी तैयार मत करो, तैयार हम करेंगे, तुम सिर्फ रॉ मटेरियल करेंगे
ऐसे उनको बोला जाता। सो मैन्युफैक्चरिंग करके मदर कंट्री मतलब अपने गांव में लेके जाते थे। अभी ब्रिटिश है तो इंग्लैंड में लेके जाते थे रॉ मटेरियल, उधर कुछ जूता भी था, नहीं तो कपड़े भी बनाते थे और वापस लाकर बेचते थे, ऐसा करते थे। एंड दे वुड बी नो कंपटीशन, तो इसकी वजह से उनको कंपटीशन भी नहीं होता था। सो हु डिस्कवर्ड केप वेनेटिन आइलैंड? तो केप वेनेटिन आइलैंड को जॉन कैपोट ने डिस्कवर किया था अंडर द रूल ऑफ हेनरी सेवन। ओके, बाद में व्हाई डिड फ्रांस केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद इंग्लैंड? क्यों वह कॉन्फ्लिक्ट में आ गए? क्योंकि बिकॉज इंग्लैंड हैड ऑलरेडी occupied their colony in America and France tried to capture their colonies. So because of this they came into conflict with each other. Okay, so why did the Baltic Sea and Mediterranean Sea lost their importance? So the Baltic Sea and Mediterranean Sea lost their importance because of the Atlantic Sea, which was discovered, and it was the main commercial highway now. And the countries like Lisbon, London, Amsterdam were the new commercial highways now. Okay, so why did the middle class needed support for the finance their rulers against the feudal noble? So they would give financial support to the local ruler to protect themselves from the feudal noble. Okay, as they were becoming the important class in the society. The why was Western powers responsible for the uncivilizing the civilized population? The Western considered themselves as superior than the East, and therefore they wanted to civilize the uncivilized population, and in this process number of culture and religion was abolished. This process was known as white man burden. So how did try to exploit the economies and to promote the interest of the country? So the number of rules were applied by the imperialistic countries. So they restrict them not to manufacture goods, and also they told not to trade with the other foreign countries, and they would manufacture goods and sell and earn profit. Okay. उसके बाद देखेंगे तो geographical discovery encouraged marine activity with Europe and began to import spices, Indian textile, Persian carpets from East in large quantity. तो अभी जोग्राफिकल डिस्कवरी से उनको बहुत फायदा होता था। तो मरीन मतलब क्या, समुंदर के रास्ते से वो यूरोप में लेके जाते थे। तो वो क्या क्या लेके जाते थे? वो स्पाइसेस इंडियन लेके जाते थे, टेक्सटाइल लेके जाता है, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, पर्शियन कारपेट्स लेके जाते थे। बाद में लार्ज क्वांटिटी मतलब बहुत क्वांटिटी में सब भर भर के लेके जाते थे बोट्स में। ओके, इंडिया मतलब एशिया से लेके जाते थे ये सब। ओके, और सिमिलरली दे बिगेन टू शिप ह्यूज क्वांटिटी ऑफ फिश, फर एंड टिम्बर फ्रॉम अमेरिका। और अमेरिका से क्या लेके जाते थे? फिश लेके जाते थे, फर चमड़ी, और टिम्बर, टिम्बर मतलब लकड़ी, अमेरिका से लेके जाते थे। सो दे एक्सपोर्टेड अ नंबर ऑफ यूरोपियन मैन्युफैक्चर गुड्स, और वो मैन्युफैक्चर करके यूरोप में फिर से उनको बेचते थे। ओके, तो बाद में अफ्रीका एंड अमेरिका सेट अप कॉलोनीज। This enormous growth in the commercial activity leads to the creation of credit institutions, commercial bank and other institutions. So इसकी अभी क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा वो कॉलोनीज करने लगे, उधर से अभी लाते थे और मैन्युफैक्चर करते थे। अभी मैन्युफैक्चर करने के लिए उनको पैसा चाहिए, बहुत क्रेडिट पे लोन लेना पड़ेगा, पैसा चाहिए। तो इसके वजह से बहुत सारे ऐसा बैंक तैयार हो गए। इसके पहले बैंक्स भी नहीं थे, तो बैंक्स तैयार हो गए जो लोन पे पैसा देते थे और इंटरेस्ट के साथ लेते थे। ओके, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जो उधार देते थे, ऐसा कंपनी बन गया है। ओके, सो ऐसे वो शुरू हो गए। सो दे लोअर्ड द टैक्सेस ऑन द इंडस्ट्री। वो क्या करते थे, अपना इंटरेस्ट भरने के लिए जो कॉलोनीज थे, जो रॉ मटेरियल करते थे, उनके ऊपर टैक्स बहुत लगाते थे। और जो कंपनीज थे, जो इंडस्ट्री थे, उसके फैक्ट्रीज थे, उसके ऊपर लोअर करते थे टैक्स, उन पर ज्यादा नहीं लगाते थे।
इम्पीरियलिस्टिक कंट्रीज पास नेविगेशन एक्ट। तो अभी जो बाहर से वो रूल करते थे, हुक्म चलाते थे, उन्होंने अपना नेविगेशन एक्ट भी शुरू किया, मतलब बोट का घूमने का उन्होंने रूल्स और रेगुलेशन बनाया। ओके, द शिप इंडस्ट्री एंड एवरी एफर्ट वाज मेड टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम ट्रेड कंसेशन फ्रॉम द कॉलोनीज। तो जाता जितकी कोशिश करते थे वो कि बाबा इनसे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लूट के लेके जाएं करके। ओके, the colonies trade was exploited and decided to the political, cultural and exploitation of the country। तो पूरी तरह से उसको खत्म कर दिया। मतलब एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करने लगे। कल्चरली एक्सप्लॉइट कर रहे थे, पॉलिटिकली मतलब हुक्म चला के कर रहे थे, कि कल्चरली मतलब रिलीजन स्प्रेड कर रहे थे। तो सब जगह से उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तहस नहस कर रहे थे वो। The geographical discovery led to the establishment of Columbian system of exchange। ओके, तो जोग्राफिकल डिस्कवर में कोलंबिया सिस्टम ऑफ एक्सचेंज भी चल रहा था, मतलब एक चीज के बदले दूसरा देते थे, वो भी चल रहा था बोल रहे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, मतलब इसमें कोलंबिया सिस्टम में प्लांट्स, एनिमल्स, आइडियाज ऑफ द यूरोप वे ऑफ द न्यू वर्ल्ड वे एक्सचेंज बाय वन अनदर। ओके, तो इसमें क्या था, प्लांट्स, एनिमल्स और आइडिया, सोच, वो एक दूसरे से बदलते थे। मतलब प्लांट्स मतलब उस देश में समझो प्लांट्स होता है तो उस ईस्ट देश में लाते थे, एनिमल्स वहां पर मिलते थे तो यहाँ पर लेकर आते थे एनिमल्स, ऐसा। तो ऐसा करके वो एक्सचेंज कर रहे थे। तो इसको हम कोलंबियन सिस्टम में एक्सचेंज बोलते हैं। तो अभी क्या क्या लेकर आए देखेंगे, यहाँ पर पिक्चर है थोड़े, देखिए। ओके, तो देखेंगे डज द यूरोपियन ब्रॉड कैटल, हॉर्स एंड शीप फ्रॉम द न्यू वर्ल्ड। ओके, सो कैटल, शीप और हॉर्सेस थे, शीप्स थे, ये उन्होंने नए वर्ल्ड में, नए वर्ल्ड से लाए। एंड दे, ये उन्होंने नए वर्ल्ड को दे दिया, मतलब एशिया, अफ्रीका, अमेरिका जो है, इन देशों को इन्होंने दिया ये कैटल, हॉर्स और बोट्स दिया उनको। ठीक? और न्यू वर्ल्ड डे रिसीव टोबैको के, बाद में सिल्क, स्पाइसेस, प्रेशियस स्टोन, ये अफ्रीका, एशिया और अमेरिका से वो लेके गए बोल रहे। न्यू वर्ल्ड मतलब वो देश है। बाद में ये हिस्ट्री, इट ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर with interaction with people and different countries and led to the emergency of modern world। तो अभी बोर्ड की वजह से वो जल्दी जल्दी सब ट्रांजेक्शन होते थे, जल्दी लेकर जाते थे, जल्दी लेकर आते थे, तो ये इमरजेंसी बन गया था अभी, लेड इमरजेंसी ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, तो ये बहुत फास्ट होता था अभी। सो द वेस्टर्न पावर्स बिगेन टू इम्पोर्ट फ्रॉम द ईस्ट। क्या क्या लेके जाते थे वेस्टर्न पावर्स। ओके, तो वेस्टर्न पावर्स इम्पोर्टेड प्रेशियस स्टोन, पर्शियन कारपेट्स। ओके, तो ये सब लेकर जाते थे वो, और भी चीजें वो सब लेके जाते थे। ओके, बाद वेस्टर्न पावर्स बिगेन टू शिप इंपोर्ट फ्रॉम अमेरिका। तो ये अमेरिका से जो वो क्या लेकर आते थे, इंपोर्ट करते थे, फॉर फिश, फर एंड टिम्बर, वो लेकर आते थे वो। तो एनोमस ग्रोथ ऑफ द कमर्शियल एक्टिविटीज रिजल्टेड इन, तो ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ने के कारण क्या हुआ। ओके, तो उन्होंने सब एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करने लगे। सो दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द न्यू वर्ल्ड with providing maximum imperialistic shipping rules। तो शिपिंग का नेविगेशन एक्ट्स उन्होंने लगाया। सो अप्लाइंग नेविगेशन एक्ट्स एंड टू एंड डिड एवरीथिंग टू हेल्प देयर मदर कंट्री टू मेक प्रॉफिट एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट। ओके, तो व्हाट इज द कोलंबियन सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो कोलंबियन सिस्टम exchange, in this system the goods were exchanged with another goods like plants, animals and ideas were exchanged with the new world and the European countries। The medieval ages, the middle ages of the medieval period lasted approximately 5th to late 15th century। तो मिडल एज जो था, मेडोवल पीरियड जो था वो
5 से 15 सेंचुरी तक चला बोल रहे। एंड इट बिगेन विद द फॉल ऑफ द वेस्टर्न यूरोप एम्पायर, और ये जब टूटने लगा, वेस्टर्न यूरोप एम्पायर टूटने लगा, तब वो बंद होने लगा बोल रहे। एंड ट्रांजिशन इनटू रेनेसांस एंड एज ऑफ डिस्कवरी। ओके, और ये वहां से बाद में बंद हो गया बोल रहे। तो यहाँ पर आपका लेसन खत्म होता है। उम्मीद है आपको लेसन समझ में आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं। और इसका 2 और भी वीडियो आने वाला है, जो डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने अभी आपको ये 3 पार्ट में समझाया गया है। और ऐसे पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन वीडियो वो भी देखिए आप, उसमें समझ में आता है तो उसमें आप देख सकते हैं। नहीं तो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो वो भी मैं डालने वाला हूँ। ओके, तो जिनको ज़्यादा इतना देर तक लेसन एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए तो वो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वो भी देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बाय।